Hello students, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy, myself Ranjit Kumar. Welcome to all on Nimbus Learning, सभी लोगों का स्वागत है Nimbus Learning पर और मेरी तरफ से आप सभी को अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को संध्या का सलाम। आइए सर, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था। कल हमने उसके बारे में कुछ हाइलाइट्स देखे थे, जिसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस पर अपन ने एक झलक देखी थी। आज हम लोग उसी इंडियन पॉलिटी के सभी जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका एक मिसलेनियस ओवरव्यू देखेंगे। मतलब मिसलेनियस ओवरव्यू का मतलब कि हमने मिक्स करके क्वेश्चंस तैयार किए हैं, वो पूरे इंडियन पॉलिटी का ही है, लेकिन एक एक करके हम उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग उपस्थित हो चुके होंगे, आ चुके होंगे। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो चैप्टर, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दे पाएंगे। ये इससे मुझे और भी खुशी होगी, क्योंकि बहुत ही सुनहरा अपना पिछला रिकॉर्ड रहा। मतलब हिस्ट्री में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही आप सभी की और सबने मेरा दिल जीत लिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें भी आपकी परफॉर्मेंस वैसे ही होगी और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे और उन क्वेश्चंस का बेहतर रिवीजन अपन कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए इसी जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंडियन पॉलिटी से जो यहाँ पर पूछे गए हैं अपने डिफरेंट एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में। ठीक है, तो जो लोग भी आ चुके हैं उनको मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। जितेंद्र, उसके बाद डिम्पल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और लोग कहाँ हैं भाई? सिर्फ दो तीन लोग ही आए हैं। इस समय तो तक तो सारे आ जाते हैं। क्या हुआ, मैकेनिकल की क्लास अभी ओवर नहीं हुई है? क्लास नहीं ओवर हुई है जी अभी? डिम्पल, डिम्पल क्लास ओवर नहीं हुई है क्या? अभी जो 6 बजे ओवर होती है तुम लोग की, टेक्निकल की। अरे हाँ ना, कुछ बोलोगे भाई? हाँ भाई, मेरी कोई क्लास नहीं होती सर। अच्छा डिम्पल, तुम्हारी क्लास नहीं होती है। और तो बाकी लोग कहाँ हैं? अभी तक आए नहीं। शुरू करते हैं आज क्लास। पहला क्वेश्चन इस टाइम पे, ओके, इस टाइम पे कोई क्लास नहीं होती है, वेरी गुड। बाकी कल कह रहे थे ना कि अभी टेक्निकल की क्लास ओवर नहीं हुई है, इसलिए सर सभी नहीं आए हैं। ठीक है, तो शुरू करें, शुरू करें क्लास। सर वो अदर ब्रांच के हैं, ओके ओके ओके। नवीन आ गए हैं, गुड इवनिंग नवीन। ठीक है, नवीन और लोग कहाँ हैं? गौतम वगैरह, ये रोहित कहाँ है भाई? राहुल। चलिए शुरू करते हैं क्लास। आ जाएंगे धीरे धीरे जो आने वाले होंगे, क्योंकि टाइम तो हो ही गया है ऑलमोस्ट। तो देखते हैं। ठीक है, शुरू करें क्लास। आइए, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था। ठीक है ये सर। ठीक है नवीन, थैंक यू। चलिए आइए शुरू करते हैं सर आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में कि सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। और ये अपने जेईएन में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन विचारक राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज एसोसिएटेड विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सोवेरेंटी? कौन सा थिंकर है जो पॉलिटिकल सोवेरेंटी को डिनोट करता है या पॉलिटिकल सोवरेंटी की बात करता था? बताइए, पहले का आंसर बताओ, फर्स्ट का आंसर बताइए जी। फर्स्ट का आंसर, सभी के आंसर गलत हैं। राइट आंसर इज सी, रूसो। रूसो ने पॉलिटिकल सोवरेंटी की बात करी थी, राजनीतिक प्रभुसत्ता की बात करी थी। रूसो के बारे में अगर आप जाने तो इसका जन्म जिनेवा में हुआ था, लेकिन बाद में ये फ्रांस चला गया और फ्रांस में ही इसने अपने आइडियोलॉजी, अपने विचारों को एक्सप्रेस किया। ठीक है, और इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही खराब था।
ठीक है, इसकी मदर बचपन में मर गई, बाद में ये चोरी चकारी भी किए, इसने बहुत खराब बैकग्राउंड से निकला और फिर इसने आगे पढ़ाई लिखाई करी, आगे बढ़ा और इसने विचारधारा दी। तो ये किसका मानना था कि राजनीतिक प्रभुसत्ता जो है ये होनी चाहिए, पॉलिटिकल सॉवरेंटी, तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। अगर राजनीतिक सॉवरेंटी या प्रभुसत्ता नहीं हुई तो फिर समाज में सभी लोग अपने आप में कट मर जाएंगे। हर आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा। तो अगर पॉलिटिकल सॉवरेंटी है तो सबका समान रूप से विकास होगा, सब आगे बढ़ेंगे और देश का भी विकास होगा और सब एकताबद्ध रहेंगे। तो ये आइडियोलॉजी दिया था, रूसो के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? बताइए, ये किसने कहा था? ये किस थिंकर ने ये कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? बहुत फेमस कोटेशन है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट कर चुका है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है एरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु ने कहा था, ठीक है, कि एक अच्छा नागरिक अच्छा देश बनाता है, बुरा नागरिक बुरा देश बनाता है। क्यों जी? तो समाज से, राज्य समाज से आप देखेंगे, परिवार से एक अच्छा समाज बनता है, एक अच्छे समाज से एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो अगर सभी लोग संस्कारिक है, देश के प्रति समर्पित है और उनकी भावना देश के प्रति है, तो एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में कोई नहीं रोक सकता। आप देखेंगे कि अगर कहीं भी अगर आपका राष्ट्र के प्रति आपके सेंटिमेंट्स नहीं है, राष्ट्र के प्रति आप डिवोटेड नहीं है, तो फिर किसी भी स्थिति में एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है। जैसे अपने देश में देख लीजिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश की जड़ें खोदने में लगे रहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो क्या आप कभी परिकल्पना कर सकते हैं कि हम एक सशक्त राष्ट्र की भूमिका निभा सकते हैं? नहीं। जैसे आज देख लो किम जोंग का नॉर्थ कोरिया, एक राजनीतिक संप्रभुता है, तो वहां पर सभी लोग एक ही सुर में बोलते हैं, कोई भी देश के खिलाफ नहीं बोल सकता और कभी भी अगर कोई बात होती है सब एकजुट होकर लड़ते हैं। जैसे आप चाइना को देख लीजिए, तो ऐसे ही कहता है कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है, बुरा नागरिक बुरा बनाता है, बुरा देश बनाता है। तो राइट आंसर इज बी, अरस्तु ने ये कोटेशंस दिए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिएगा। भारत में ब्लॉक लेवल पर बनी पंचायत समिति इनमें से किस तरह की संस्था है? बताइए, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति किस तरह की संस्था है? पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज एक सलाहकार यूनिट है, केवल समन्वय मतलब दोनों के बीच लिंक करने का काम करती है, केवल इसको पर्यवेक्षक मतलब ये सुपरविजन करती है, या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है? किस तरह की है जी? बताइए। राइट आंसर इज डी होता है, ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। अब कहेंगे आप कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कैसे? तो आप देखेंगे कि जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, तो यहां पर पंचायत को मतलब जो पंचायत है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है जी? तो इस 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 12 शेड्यूल्स जोड़ा गया, तो सॉरी 11 शेड्यूल्स, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि 9 में 243 में ए से ओ क्लॉज जोड़ा गया, पार्ट 9 के आर्टिकल 243 में, और इसके तहत पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया गया। और इसके तहत बलवंत राय मेहता, आपको मालूम होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश क्या थी? तो ये सिफारिश थी 3 टायर की। 3 टायर का मतलब क्या है अभी समझ में आ जाएगा, रुको। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम बताया। 3 टायर का मतलब ग्राम स्तर पर क्या है? ग्राम पंचायत, उसके बाद प्रखंड स्तर मतलब ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप देखेंगे पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।
जिला परिषद का कॉन्सेप्ट रखा गया। ये 3 टायर सिस्टम थे, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। ये अब ये जो 3 टायर सिस्टम का ये जो पंचायत समिति है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जो यहाँ पर जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उनको ये मॉनिटर करेगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो राइट आंसर इज डी, एक प्रशासनिक अथॉरिटी है जो ग्राम पंचायत स्तर पर जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उनको मॉनिटर करता है, उनकी देखरेख करता है और उनको अप्रूवल देता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। क्या मैं उम्मीद करूं कि यह बात समझ में आ गई? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ जी? क्लियर? अब यहां पर ध्यान रखना है क्या क्या जो मैंने बताया। पंचायत से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। क्या क्या? सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स किस अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया था? तो 73rd अमेंडमेंट। ईयर कौन सा था? 1992 था। और इसको 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और साथ में भाग 9 के अनुच्छेद 243 में ए से ओ सब क्लॉज जोड़े गए। और बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया गया, जिसमें बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम बताया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर मतलब ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। ठीक है, भारत में पहली पंचायती व्यवस्था 1959 में कहां पर? नागौर। ठीक है, नागौर राजस्थान में स्थापित हुआ। कब? 2 अक्टूबर को। और 11 अक्टूबर को उतनूर एक डिस्ट्रिक्ट है, कहां पर? आंध्र प्रदेश में, साउथ इंडिया में ये दूसरा पंचायती सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। समझ में आ रही है बात? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ जी? यहां पर रोहित कहां सो रहे थे? हैं? क्लास स्टार्ट होने के बाद आते हो तुम, मतलब रोज तुम सोते रहते हो। चलिए, ये समझ में आ गया सारा। पंचायत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए मैंने, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे और ये एग्जाम में पूछे गए। तो क्योंकि यहाँ पंचायत की बात आई तो पंचायत से रिलेटेड मैंने सारी ही बात बता दी है तुम लोगों को। समझ में आ गया जी? अरे आया कि नहीं आया? अरे आया सबको? फटाफट रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई होना चाहिए मुझे, फटाफट, कि समझ में आ गया सर, आगे बढ़े तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बात हो गई। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या? कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? मतलब जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, एमपीज, उनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है जी? चलिए जल्दी बताइए, फटाफट आंसर बताइए। 4 का आंसर बताइए, चौथे का आंसर फटाफट। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम में से सभी लोग इसका आंसर दे पाएंगे। सब लोग, सभी लोग दे पाएंगे। राइट आंसर, वेरी गुड, सबके आंसर सही है। राइट है, चौथे का राइट आंसर है बी, संसद। मेरे लाल, संसद जो है वो सभी की सैलरी डिसाइड करता है। मतलब कि सिर्फ एमपीज के ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उन सभी की सैलरी डिसाइड करता है संसद ही। मतलब संसद में ही इन सभी का वेतन निर्धारित किया जाता है। आपको मालूम होगा कि 2017 में राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, इन सब की सैलरी डिसाइड की गई थी, जिसमें पहले राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती थी, अब वो 1.5 लाख से सीधे 5 लाख रुपए कर दी गई। तो संसद के अनुमोदन के बाद ही ये सैलरी बढ़ाई जाती है। नवीन मेरे लाल, अभी नोट डाउन करके रखो, जो जो डाउट्स हैं, जो लिखना चाहते हो, वो सब मैं एक बार क्वेश्चन कराने के बाद अपन लिख लेंगे। जो भी डाउट्स हैं या जो भी लिखना चाहते हो या जिस टॉपिक के बारे में भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, नहीं समझ पाए हो, उन सब पर बात करेंगे। पहले आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा और जैसे ही मैं पूछूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स थे जिन पर अपने को पढ़ना था और लिखना था या समझना था, तो मुझे बता देना, मैं उन टॉपिक्स को समझा दूंगा और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको अपन लिख लेंगे। ठीक है, पहले अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इन पर बात कर लेंगे। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि संसद जो है वो सभी के वेतन को बढ़ाने, कम, देखो कम तो नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जाता है। तो जितनी भी सैलरी, जितने भी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उन सब की सैलरी को इंक्रीज करने, बढ़ाने का अधिकार हमारे देश की संसद को दिया गया है। तो राइट आंसर इज बी,
बी इसका सही आंसर है। और सबने सही आंसर दिया, काफी खुशी हुई मुझे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन मैच नहीं कर रहा है? बताइए जी, बताइए, 5 का आंसर बताइए। कौन मैच नहीं कर रहा है? कौन सा मैच नहीं कर रहा है बताइए? कौन सा मैच नहीं कर रहा है बताओ फटाफट, फटाफट बताइए मुझे, कौन सा मैच नहीं कर रहा है? कौन सा मैच नहीं कर रहा है? राइट आंसर इज बी, वेरी गुड। दूसरी अनुसूची में शपथ प्रारूप नहीं है। बाकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में वर्णन है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के आवंटन, जो सीटों का आवंटन है उसमें। उसके बाद 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल मेंशन किया गया है। दूसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप नहीं है। दूसरी अनुसूची में क्या है बताओ? बिल्कुल, अधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है कि किसको कितनी सैलरी दी जाएगी। ये जो 12 शेड्यूल्स हैं, मतलब 12 अनुसूचियां हैं, उनको ध्यान में रखना। एग्जाम में पूछे जाते हैं 12वीं अनुसूची में, 11वीं, 12वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं। ठीक है, 1 2 3 ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर सैलरी के बारे में बात किया गया है, शपथ के बारे में बात नहीं है। तो राइट आंसर इज वी। ठीक है, बाकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। उसके बाद चौथी में राज्यसभा का आवंटन, 10वीं में दल बदल। ठीक है, अभी राजस्थान में चल रहा है दल बदल का। ठीक है, दल बदल के बारे में मालूम है ना? मालूम है कि नहीं? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? बताइए भाई। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? किस कंट्री में इसका ओरिजिन हुआ जी? बताइए सबसे पहले, बताओ जल्दी, फटाफट रिप्लाई करो। राइट आंसर इज सी, वेरी गुड, ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है भाई साहब, लेकिन आप देखेंगे कि सबसे पहले जो संविधान के उद्भव का सर्वप्रथम जो देश है, ओरिजिनेटेड कंट्रीज है, वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन से ही आप देखेंगे संविधान लिखने और संविधान बनाने की जो परंपरा है वो प्रारंभ हुई। तो राइट आंसर इज ब्रिटेन। अब मुझे यहां पर एक सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर बता दो। हमने अपने संविधान में, मतलब भारतीय संविधान में, कौन सी चीज ब्रिटेन से ली है? फटाफट रिप्लाई करो मुझे। अपन लोगों ने हमारे भारतीय संविधान में ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? रिप्लाई करो जल्दी, सरप्राइज क्वेश्चन है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया है? एकल नागरिकता, बिल्कुल। और क्या लिया है जी? एकल नागरिकता के अलावा और क्या लिया है? संसदीय प्रणाली। और क्या लिया है? विधि बनाने, अटॉर्नी जनरल नहीं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद हमने ब्रिटेन से लिया है रोहित। राष्ट्रपति का ब्रिटेन से लिया है। निर्मल सरफ से दो मैं तुमको अभी, है? राष्ट्रपति के बारे में कुछ नहीं लिया गया है। कोई राष्ट्रपति के रिगार्डिंग कोई भी चीज हमने ब्रिटेन से नहीं लिया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी नहीं लिया है हमने रोहित, गलत। ठीक है, कहां से लिया है? अच्छा, कहां से लिया है पूछ रहे हो तुम? देखो, एक तो हमने अमेरिका से लिया है। आप देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति को हटाने की विधि हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, अमेरिका से। आइए, इटली से कुछ नहीं लिया है, चीन से भी कुछ नहीं लिया है, फ्रांस से लिया है। रिपब्लिकन स्ट्रक्चर हमने लिया है फ्रांस से। ठीक है, बाकी इन दो देशों से नहीं लिया है। ब्रिटेन से हमने सिंगल सिटीजनशिप लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, और कानून बनाने की विधि, कानून बनाने की विधि भी हमने ली है। कहां से? ब्रिटेन से। ठीक है,
सर कनाडा से क्या लिया है? कनाडा से फेडरल स्ट्रक्चर लिया है, संघीय व्यवस्था। उसके बाद केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, ठीक है, और दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये हमने लिया है, ठीक है, कनाडा से। मैं एक बार इन सारे लिस्ट को जो है वो लिखवा दूंगा, तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो अभी बात आएगी ना बीच में, तो जितने भी जो हमने फॉरेन सोर्स में जो जो चीजें लिखे मैंने लिखवा दूंगा। तुम लोग को ध्यान नहीं है, ये याद नहीं है, पढ़ा नहीं है? हाँ भाई, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में सबको मालूम है। एकल नागरिकता कनाडा से लिया गया है सर। डिम्पल गलत आंसर। एकल नागरिकता कनाडा से नहीं लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। अरे ब्रिटेन क्यों लिया गया है, इसके पीछे रीजन है। एकल नागरिकता समझते हो क्या होता है? उल्टा पुल्टा तुमने पढ़ लिया डिम्पल। किसने बताया तुमको कि एकल नागरिकता कनाडा से लिया गया है? बोलो किसने बताया? किसने बताया कि एकल नागरिकता सर लिखाए थे? कौन से सर ने लिखाया भाई तुमको? कौन से सर ने लिखा दिया? कहां पे पढ़ लिया तुमने कि एकल नागरिकता कनाडा से लिया गया है? कहां पढ़ा है भाई तुमने? हम्म, डिम्पल कहां पढ़ा है तुमने? सोनू सर ने बताया है। वेरी गुड। कौन से कहां पे पढ़ाया था भाई सोनू सर ने? हैं? देखो, मुखर्जी नगर में, अच्छा। गलत बताया है, गलत बताया है। देखो सिंगल, मैं तीन चीजें यहां पर बात कर रहा हूं। एक तो सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप। दूसरा है उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उसके बाद प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तो एकल नागरिकता, उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली और विधि निर्माण की प्रक्रिया। ये तीनों चीजें हमने कहां से ली है? तो ये लिए है ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। अब इसका मतलब क्या होता है समझना। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब सीधे सीधे ये तुम समझ जाओगी डिंपल कि सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से ही क्यों लिया गया है, और सीधे सीधे आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं ब्रिटेन और अमेरिका में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। ब्रिटेन में जो है वो है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है समझना। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि ब्रिटेन में आप किसी भी प्रांत के होंगे, ठीक है, किसी भी प्रांत के, लेकिन सिटीजनशिप के कॉलम में आप इंग्लैंड ही लिखेंगे, ठीक है, इंग्लैंड। लेकिन अगर अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है। ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब कि वहां पर एक तो पहले राज्य का सिटीजन होता है और फिर वो कंट्री का सिटीजन होता है, ठीक है। मतलब कंट्री का सिटीजन और स्टेट का सिटीजन दो अलग अलग सिटीजनशिप है वहां पर। एग्जाम्पल, इसका बेहतर एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो अगर अपने यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप होता अमेरिका के तर्ज पर, तो कैसे होता? जैसे मान लो अगर आप बिहार के हो, यूपी के हो या राजस्थान के हो, तो सबसे पहले सिटीजन आप माने जाते बिहार, यूपी या राजस्थान के। उसके बाद दूसरे सिटीजनशिप के तौर पर आप सिटीजनशिप में इंडियन लिखते। लेकिन हमारे देश में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, मतलब राज्य का और कंट्री का अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है, सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है। जहां भी सिटीजनशिप का कॉलम होता है वहां पर आप लिखते हैं सीधे सीधे इंडियन, भारतीय। उसके अलावा न राजस्थानी, न बिहारी, न बंगाली, न असमीज, न साउथ इंडिया का आप नाम लिखते हैं, सिर्फ इंडियन लिखते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो। तो ये ऐसे ही सिटीजनशिप का प्रोविजन ब्रिटेन में है। ब्रिटेन के किसी भी प्रांत के आप होंगे, लेकिन उसके कॉलम में आप इंग्लैंड ही लिखेंगे, स्टेट का नाम नहीं लिखेंगे। तो अपन ने सिटीजनशिप जो है वो ब्रिटेन से लिया है। डिंपल, क्या ये बात अब समझ में आ गई? डिंपल समझ में आ गई? ठीक है। वो तुमने गलत लिख लिया है, हो सकता है उन्होंने ऐसा लिखाया नहीं होगा, पता नहीं, तुमने गलत लिख लिया है। सर एक डाउट है, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? बताऊंगा, अभी सब बताता हूं रोहित, डोंट वरी, टेंशन मत लो। राष्ट्रपति का पद कहां, सारी चीजें अभी पहले एक एक करके समझते हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्लियर हुआ है तुम्हारा डाउट जी?
क्लियर हो गया है डिम्पल? उसके बाद ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि संसद दो सदनों से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आके बैठते हैं, और राज्यसभा का इनडायरेक्ट होता है, जो राज्यों के प्रतिनिधि उनको चुनते हैं, और ये दोनों मिलके हमारे देश में सरकार का निर्माण करते हैं। अर्थात आप जानते हैं कि लोकसभा में जो मेजोरिटी का लीडर होता है वही गवर्नमेंट फॉर्म करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। मतलब जो भी लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, और वही मंत्रिमंडल का गठन करता है, और वही सरकार मिलके चलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। संसद में जिसको बहुमत मिलता है वही सरकार का गठन करता है और वही शासन चलाता है। अर्थात शासन भी चलाता है, कानून भी बनाता है, और देश में उसको इंप्लीमेंट भी करता है। इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट का पद। अभी पूछ रहा था रोहित, वो लिया है हमने अमेरिका से रोहित। ठीक है, हमारे देश में जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से है, लेकिन हमने कुछ चीजें ली है उसके पद, बाकी सारी चीजें नहीं है। वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अमेरिका में, मतलब सर्वे सर्वा प्रेसिडेंट होता है। अपने देश में सर्वे सर्वा प्रेसिडेंट नहीं है, सिर्फ हमने उसका पद लिया है, राइट्स नहीं। हमारे देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। हमारे देश में आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके काम करता है। आयरलैंड से प्रेसिडेंट का इलेक्शन, बिल्कुल आयरलैंड से प्रेसिडेंट का जो निर्वाचन पद्धति है वो अपन ने लिया है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लोग बढ़ते हैं अगला जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ। ठीक है रोहित, जो तुमने लिखा है प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन, तो निर्वाचन पद्धति जो है राष्ट्रपति की, जिसमें एकल संक्रमणीय द्वितीय गुप्त मत विधि के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रल बोर्ड होता है, जिसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, उसके बाद इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी विधानसभा, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इनका एक इलेक्ट्रल बोर्ड है और ये लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो जो इलेक्ट्रल बोर्ड बना है ना, वो लिया गया है आयरलैंड से। रोहित, यही कंफ्यूजन था सर, अब क्लियर हो गया। फेडरल, फेडरल का मतलब होता है संघ, राज्यों का, 29 राज्यों का मिलाकर एक संघ बना है, जिसको हम यूनियन भी बोलते हैं। ठीक है, जो पूरे राज्यों के लिए कानून बनाएगा और देश में शासन करेगा, तो जो इसको हम फेडरल वर्ड बोलते हैं। तो फेडरल फीचर्स जो है वो हमने कनाडा से लिए है। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है? तो संघीय व्यवस्था का मतलब है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, उसके बाद केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्तियां, उसके बाद आप देखेंगे जो समवर्ती सूची है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की डोमिनेंसी है, आपातकालीन विशेष अधिकार है, उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है हमारे देश में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सारे फेडरल फीचर्स होते हैं, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो थोड़ी राज्यों पर डोमिनेंट दिखती है। ठीक है, ये फेडरल फीचर्स है। संघात्मक क्या होता है? उसी को फेडरल बोलते हैं नवीन, संघात्मक व्यवस्था। जो मैंने अभी फीचर्स बताए ना, जिसमें कई सारे चीजों में सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेंट दिखती है। जैसे एग्जांपल बताता हूं फेडरल फीचर्स में, कि अब आप देखेंगे तो 3 लिस्ट होता है, 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो विषय शामिल है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, राज्य सूची में जो विषय शामिल है उस पर राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची में जो विषय शामिल है उस पर ये दोनों ही बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एक ही सब्जेक्ट पर दोनों ने कानून बना दिया, तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा। एक बात, एक यहां पर डोमिनेंसी दिख रही है। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति में डोमिनेंसी दिखती है किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके बाद इमरजेंसी राइट्स में किसकी डोमिनेंसी दिखती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब राष्ट्रपति शासन या नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर लें। ठीक है, तो ये चीजें जो है इन पर डोमिनेंसी दिखती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये सारे के सारे जो है वो फेडरल फीचर्स के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी? क्लियर हो रहा है? तो अब कोई कंफ्यूजन है रोहित? रोहित कोई कंफ्यूजन? डिम्पल कोई कंफ्यूजन? अब कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है, तुरंत उसको नॉक करना है।
पूछना है, क्लियर करना है। आपने चाहे कहीं से भी कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो सीधे सीधे जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे और उनका रिवीजन करेंगे ताकि एग्जाम में मिस्टेक ना हो। ठीक है, इसलिए हम लोग ये प्रीसियस टाइम दे रहे हैं एक दूसरे को। थैंक इसमें रोहित थैंक यू, गुरु जी को थैंक यू बोलते हैं? मतलब गुरु जी को थैंक यू बोल के क्या एहसास कराना चाहते हो तुम? थैंक यू नहीं बोलते। ठीक है, गुरु को कभी भी किसी चीज के लिए प्यार, और ये जो पढ़ाई लिखाई ये सब चीजें तुम्हारे लिए ही हैं, मैं तुम्हारे लिए ही बनाऊं। तो थैंक यू बोल के इसको कम मत करो। ठीक है, थैंक यू से ये चीजें पूरी नहीं होंगी। बस मेरा प्यार बना रहे और तुम लोग क्वालिफाई कर जाओ, इससे बड़ा मेरे लिए सम्मान कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी थैंक यू नहीं बोलेगा। ठीक है रोहित, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड, बिल्कुल। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा, एक इसमें और था इंग्लैंड से, विधि निर्माण की प्रक्रिया। मतलब विधि निर्माण का मतलब कि हमारे देश में लॉ कैसे बनता है, तो उसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, क्लियर हो जाएगा। तो आप जानते हैं हमारे देश में संसद, एक मिनट, संसद है। ठीक है, अब संसद जो है हमारे देश का लेजिस्लेशन, वो तीन लोगों से मिलकर बनता है। राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट, और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। तुम कहोगे कि सर जो संसद है वो तीन लोगों से क्यों मिलकर बनता है? क्योंकि कोई भी कानून बनाने में इन तीनों का इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? तो मान लीजिए आपने बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, यहां पर डिस्कशन हुआ, फिर वोटिंग हुई, फिर पास हुआ, और फिर यहां आता है। यहां भी डिस्कशन, वोटिंग और पास होने के बाद ये जाता है राष्ट्रपति के पास। जैसे ही राष्ट्रपति ने इस पर अपना सिग्नेचर किया, ये बन जाता है एक्ट, कानून। तो कानून निर्माण में ये तीनों लोगों का इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का। तो अगर राष्ट्रपति अप्रूवल नहीं देता है तो वो कानून नहीं बन पाएगा, वो विधेयक ही रह जाएगा, बिल ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे नॉर्मली राष्ट्रपति के राइट्स की बात करें तो राष्ट्रपति रिजेक्ट नहीं कर सकता। एक ही बिल है, एक ही उसके पास राइट है जिसके थ्रू आप देखेंगे वीटो जिसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू वो रोक सकता है, वो है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, जिसको फ्रीज कर देता है। बाकी सस्पेंशन वीटो जो है उसमें एक बार रिव्यू के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर रिव्यू होके आ गया तो उसको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे पॉकेट वीटो में उसको फ्रीज कर देता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर कानून बनाते हैं, और ये तीनों ही विधायिका के अंग माने जाते हैं। क्लियर? अभी आएंगे तो इस सारे तीन तरह के जो वीटो है राष्ट्रपति के, वो भी बताऊंगा मैं आपको। आगे जब क्वेश्चंस आएगा तो उस पर अपन बात करेंगे और उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें लिंक है, तो कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जहां नहीं समझ में आएगा वहां जरूर पूछ लेना। जैसे अगर मान लो तुमको वीटो नहीं पता है कि सर वीटो क्या होता है, पूछ लिया तो उस पर डिफाइन कर दूंगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया जी? क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? किस का, किस वीटो, क्या लिखा है नवीन? वीटो अनुच्छेद, क्या वीटो अनुच्छेद पूछ रहे हो? वीटो आएगा, अभी बताऊंगा मैं, तीन तरह के, कंप्लीट वीटो, सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो होता है, अभी बताऊंगा मैं आगे। यहां पहले आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पार्लियामेंट को राइट है कि सिटीजनशिप के रिगार्डिंग बिल बना सकती है? बताओ इसका आंसर। राइट आंसर, राइट आंसर इज डी, आर्टिकल 11, अनुच्छेद 11 जो है वो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग संसद को यह अधिकार देती है कि संसद कभी भी नागरिकों के लिए आप देखेंगे उनकी नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है। समझ में आ रही बात? और आप देखेंगे इसी आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट ने सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास किया, जिसके तहत यह कहा गया कि नॉन मुस्लिम्स मतलब हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट जो भी हमारे नेबर कंट्रीज में अर्थात पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो ये इस कम्युनिटी के लोग हैं जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी, सिर्फ मुस्लिम्स को छोड़कर। जिसका विरोध किया मुस्लिमों ने। ये अमेंडमेंट इसलिए किया गया क्योंकि ये तीनों जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं,
यहाँ पर ये धार्मिक रूप से ये जो भी इस कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, इनको धार्मिक रूप से या तो इनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है या इनका शोषण होता है। तो आखिर ये जाए कहाँ? इसलिए ये इस अनुच्छेद के तहत ये आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। रोहित, आर्टिकल में लास्ट में लिखवाऊंगा सारे। अभी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो मैंने अभी क्या कहा कि जहां जहां लग रहा है कि इसको हमें लिखना चाहिए या समझना है, वो सब नोट करके रखो। जब लास्ट में अपन है तो वो आर्टिकल्स लिखने, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखवाऊंगा मैं लास्ट में, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। उस समय मुझे बताना, तो वो सारी चीजें मैं करवाऊंगा, ठीक है। अभी अपन पहले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता के रिगार्डिंग कानून बना सकती है। आर्टिकल 11 इज राइट आंसर, 7 का 11 राइट आंसर इज डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? चलिए बताइए भाई, आंसर बताइए। 8 नंबर, 8 का आंसर बताओ भाई सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? मतलब आपातकाल अनाउंस नहीं किया जा सकता इसके आधार पर। कौन सा है जी? बताओ फटाफट इसका आंसर बताओ। 8 का आंसर बताइए फटाफट। राइट आंसर डिंपल ने डी बताया है। रोहित 44th संशोधन में इसमें होता है दिए सर, और शस्त्र विरोध किया, ठीक है सर। धार्मिक संगठन राष्ट्रनिर्माण में सहायक होते हैं क्या? क्या लिख रहे हो जितेंद्र सर? धार्मिक संगठन राष्ट्र निर्माण में सहायक होते हैं क्या? देखो, धार्मिक संगठन जो है ये देश में सहिष्णुता, भातृत्व की भावना, एकता और इन चीजों को सामाजिक रूप से लोगों को एकजुट करते हैं, मजबूत बनाते हैं। इसका यही योगदान है जो धर्म है उसमें। लेकिन अगर आप हाँ, जैसे हम अपने देश में बहुत सारे धर्म है जो अपने अपने तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलिए उसकी बात अलग करेंगे, पहले इसका आंसर देख। 8 का आंसर क्या है? तो युद्ध, बिल्कुल। सशस्त्र विद्रोह ये भी है, वह आक्रमण ये भी है, आंतरिक अशांति। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर है आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब ये क्या है, कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। देखो, हमारे देश में 3 तरह की इमरजेंसी का प्रोविजन है, मतलब 3 तरह के आपातकाल का। कौन कौन? तो पहला आपात है उसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, ठीक है। दूसरा है प्रेसिडेंट लॉ, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। ये कह रहा है आर्टिकल 352 है, ये आर्टिकल 356 है, ठीक है, और ये 360 है। 3 आर्टिकल्स है। राष्ट्रीय आपात के 2 आधार होते हैं। पहला आप देखेंगे आर्म रिवेलियन, और दूसरा है यहां पर एक्सटर्नल अटैक, ठीक है। ये 2 है। प्रेसिडेंट लॉ क्या है कि अगर स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होता है तो उस आधार पर। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में आप देखेंगे कोई फॉरेन डेब्ट है बहुत बड़ा, या आप देखेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, तो उस कंडीशन में ये लगता है, ठीक है। अब ये आर्टिकल 352 में ये जो वर्ड है आर्म रिबेलियन, जिसको हिंदी में सशस्त्र विद्रोह बोलते हैं, ये भाई साहब पहले नहीं था, ये चेंज किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1978 में, ठीक है। ये 1978 में एक एक्ट, ये संशोधन किया गया, और इस संशोधन के थ्रू पहले था आंतरिक अशांति, ठीक है। पहले 1948 से पहले आंतरिक अशांति वर्ड था हमारे देश में राष्ट्रीय आपात के लिए, लेकिन इस 44वें संशोधन के थ्रू इसको कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। क्यों किया गया, किसने किया, ये भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। पहले आंतरिक अशांति था आजादी के बाद से 1978 तक। आपको मालूम होगा कि 1975 में इंदिरा गांधी ने इसी इंटरनल डिस्टरबेंस के बिहाफ पर देश में 21 महीने की इमरजेंसी लागू की थी आंतरिक अशांति पर। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन रद्द कर दिया था, ठीक है।
और इलेक्शन रद्द करने के बाद अब सरकार गिरने वाली थी, इंदिरा गांधी ने उससे पहले ही नेशनल इमरजेंसी लगा दिया। और उस समय अपने हमारे देश के राष्ट्रपति थे फखरू बाबा, फखरुद्दीन अली अहमद, और जबरदस्ती इंदिरा गांधी ने उनसे अनाउंस करवाया कि आप अनाउंस कीजिए कि देश की आंतरिक स्थिति को देखते हुए इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। और आप देखेंगे हमारे देश का एक काला अध्याय है राष्ट्रीय आपात, और बड़े पैमाने पर इसमें लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हुआ, लूट मार हुई, बहुत सारी चीजें हुई। और 21 महीने के बाद फाइनली ये खत्म हुआ, और खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और नई सरकार बनी जनता पार्टी की, मोरारजी देसाई के लीडरशिप में। और मोरारजी देसाई ने 1978 में ये 44th अमेंडमेंट किया, और इस अमेंडमेंट के तहत आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। कहा गया कि आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आंतरिक अशांति है, तो कहा गया कि आर्म रिवेलियन वर्ड ऐड किया गया कि अगर लोग सशस्त्र विद्रोह मतलब शस्त्र लेके सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाए तो हमें उस कंडीशन पर लागू करना चाहिए नेशनल इमरजेंसी। तो यहां पर आर्म रिवेलियन वर्ड 1978 में जोड़ दिया गया। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये जो समझाया मैंने अभी तुमको क्लियर हो गया जी सबका? क्लियर? यहां पर कोई डाउट, कोई इमरजेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान का 100वां संशोधन प्रदान करता है, मतलब 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू विच फील्ड। 100वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? बताइए जी, 100वां संविधान संशोधन किससे है? बताओ, राइट आंसर, जल्दी फटाफट राइट आंसर दीजिए। 100वां भी और सरप्राइज क्वेश्चन 101 भी बताना मुझे। 101 अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू विच? बताओ, पहले 100 का बता दो, फिर उसके बाद 101 का बताना। बताओ भाई, सबने बताना है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दो। इसमें डिफरेंस क्या होता है जी बिल और एक्ट में? कौन बताएगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिल और एक्ट? बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है? 101 जीएसटी 100 बंगाल। बताओ, बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है? विधेयक और कानून में? कौन बताएगा? विधेयक और कानून में क्या डिफरेंसेस होते हैं? मालूम नहीं है? बोलो। बिल पहले सेंड में आता है जब राष्ट्रपति साइन। हम्म, बिल्कुल। कोई भी बिल विधेयक पेश होता है, और जैसे ही उस पर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, वो बन जाता है एक्ट, कानून। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, अब यहां पर आप देखेंगे 100 जो अमेंडमेंट है इज रिलेटेड टू बी। इसका राइट आंसर बी है। क्या है बी? बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण। आप देखेंगे 100वां संविधान संशोधन किया गया, और इस संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश की सीमा का पुनर्निर्धारण किया गया है, दोबारा से डिसाइड किया गया है। इसके तहत कई सारे जो क्षेत्र हैं बांग्लादेश के, कॉलोनीज मतलब एरियाज, वो भारत में आ गए हैं, और कई सारे भारतीय कॉलोनी क्षेत्र हैं वो बांग्लादेश में चले गए, और दोबारा से एक बार फिर से बांग्लादेश और भारत की सीमा का निर्धारण किया गया है। तो 100वां संविधान जो संशोधन है वो भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण है। उसके साथ ही मैंने एक और सवाल पूछा था कि 101वां संविधान संशोधन कौन सा था? तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और इसको 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बोलते हैं जी। कई बार एग्जाम में आए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, और 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जीएसटी जो है वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है? कौन बताएगा? जीएसटी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जी? बताओ। मनी बिल है, नॉर्मल बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, कौन सा बिल है ये?
कौन सा, नॉर्मल बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल? बिल के टाइप्स जानते हो? कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट, बिल्कुल नवीन। कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल क्या होता है? मान लीजिए अगर मैं कहूं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, तो इसका मतलब क्या होता है? रोहित, डिम्पल, जवाब दो भाई। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी कोई आर्टिकल या पार्ट है, उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं किसी नई चीज से, या उसमें कुछ एड ऑन कर रहे हैं, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बोलते हैं। समझ में आ रही बात? अरे आई कि नहीं, रिप्लाई करो यार। क्या हुआ, सब सो गए क्या? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बताओ। बताइए, बॉडी पूछ रहा है, बॉडी नवीन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक से सोचो। अच्छा, ये है क्या? राष्ट्रीय महिला आयोग है क्या? है? राइट आंसर मेरे लाल, 10 का डी होगा। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, 1992 में। और इस इट्स ए एस्टिट्यूरी बॉडी, एस्टिट्यूरी वैधानिक निकाय है ये, राष्ट्रीय महिला आयोग। और निर्वाचन आयोग ये कॉन्स्टिट्यूट बॉडी है। वित्त आयोग भी, ये भी आर्टिकल नहीं पढ़ा है फाइनेंस कमीशन के बारे में, कि फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के घटक दो, आर्टिकल 280 क्या है? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। राजभाषा आयोग, बिल्कुल इसके भी गठन का प्रावधान है। 241 या आर्टिकल मेरे को याद नहीं है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग इट्स एस्टिट्यूरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, जिसमें संविधान के प्रावधानों के तहत एक महिलाओं की सुरक्षा और उनके उनके हितों को प्रोत्साहित देने के लिए भारतीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई। ठीक है, 30 डी के तहत। तो राइट आंसर इज डी। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और केयरफुली उनको सोचोगे तो आंसर गलत नहीं होंगे। यहां पर इस प्रैक्टिस सेशन का मतलब सिर्फ यही है कि आपको थोड़ा सा केयरफुली सोचना है, जो मिस्टेक होते हैं से थोड़े मोड़े वो भी खत्म हो जाए। ठीक है सर, यही सोचा था, बिल्कुल सोचा तो था, लेकिन आंसर गलत नहीं लगाना है ना बाबू। यहाँ पर सोचना है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि यही मिस्टेक तो एग्जाम में होता है कि अपन देखेंगे कई बार कि जो सोच रहे हैं पहली बार की ये आंसर था, और फिर दिमाग पर उसको लगते हैं कैलकुलेशन करने और दूसरा आंसर लगा देते, और बाहर जब निकल के चेक करते हैं, और जब चेक करते हैं तो राइट आंसर आपने देखा, अरे यार ये तो मैंने सोचा ही था ये आंसर होगा, और बताओ मैंने बाद में सी की जगह डी लगा दिया, काश मैंने सी लगाया होता। तो यही मिस्टेक रिपीट नहीं करने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस साल नागालैंड को अलग राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया? नागालैंड को कब शामिल किया गया जी, बताइए। ये भी एग्जाम, सारे जितने क्वेश्चन हैं सब एग्जाम में पूछे हुए हैं तुम्हारे, वही एग्जाम, यही वही क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। कब शामिल किया गया था नागालैंड को? फटाफट रिप्लाई करो मुझे, हिस्ट्री की तरह फटाफट रिप्लाई, और सही आंसर होना चाहिए। और यहाँ थोड़ा सा तुम लोग कंफ्यूज दिख रहे हो, लेकिन फिर भी सही आंसर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, उन्हीं मिस्टेक्स को दूर करना है। बताइए। बिल्कुल रोहित, राइट आंसर इज सी, 1963, 1963 में नागालैंड जो अलग प्रांत था उसको भारतीय संघ में शामिल किया गया, मतलब राज्यों की श्रेणी में शामिल किया गया। तो राइट आंसर इज 1963। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेवार है? बताइए। हेलो। हाँ जी। कौन? मैं 8 o'clock बात करता हूँ, ठीक? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बजट के लिए, बताओ जल्दी फटाफट रिप्लाई करो। कोई विकल्प नहीं है, अरे यार। राइट आंसर इज ए, आर्थिक मामलों का विभाग। आर्थिक मामलों का जो विभाग है वो बजट तैयार करता है। राइट आंसर ए होगा। ठीक है। गौतम, अच्छा। अभी सोए सोए आ गए गौतम तुम? तब से सो रहे थे, अचानक प्रकट हो गए हनुमान जी की तरह। हैं? उस समय से कहा थे तुम? चलिए, राइट आंसर ये जो है, आर्थिक मामलों की डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो है वो बजट तैयार करती है अलग अलग डिपार्टमेंट से, सभी डिपार्टमेंट से कोलिब्रेट करके। तो राइट आंसर इज ए होगा इसका। ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? बताओ भाई। किसने? राजेंद्र बाबू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अंबेडकर, सरदार पटेल। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो दो तो बाहर कर देंगे आप, इन दोनों में से कंफ्यूजन होगा। तो आप लोग को मालूम है इसका आंसर, एकदम हिला दिया तुमने साफ। रोहित, डिंपल, गौतम, एकदम आग लगा दिया तुम लोगों ने साफ। जबरदस्त। ठीक है। राइट आंसर इज बी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्या कहानी है भाई, देख लीजिए एक बार फटाफट, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। क्या? तो जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ। उस समय 389 मेंबर थे। ठीक है। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुई और इसके पहले टेम्पररी चेयरमैन बनाए गए सच्चिदानंद बाबू। क्यों भाई? तो उस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मल्टी टैलेंट हो, वर्सेटाइल हो, जिसकी सभी बात माने। तो सबसे बुजुर्ग और अनुभवी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको टेम्पररी बनाया गया। आप कहेंगे टेम्पररी क्यों बनाया गया? तो क्योंकि इनका एक पैर धरती पर दूसरा कब्र में था। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग में ऐसा बंदा चाहिए जो यंग हो, एनर्जेटिक हो और थोड़ा मतलब बैठ सके। तो ये तो बहुत बुजुर्ग आदमी थे, तो कोई परमानेंट मिला नहीं, तब तक के लिए इनको टेम्पररी चेयरमैन बना दिया गया। तो ये टेम्पररी चेयरमैन बने थे, इसलिए टेम्पररी वर्ड जोड़ा गया। ठीक 2 दिन बाद 1946 को, क्या भाई? तो जबरदस्त टैलेंट वाला बंदा जो दोनों हाथों से लिखता था। इतिहास में दो ही लोग हैं जो दो हाथ से लिखते थे, एक तो नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे और जीरादेई एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है सिवान, वहां के थे और दोनों हाथों से लिखते थे। उनके बारे में बहुत सारे, बिहार के लोग बीबीसी बहुत खाते हैं भाई, बुद्धिवर्धक चूर्ण, तंबाकू। तुम लोगों में से कौन कौन खाता है? रोहित, खाते हो तुम? हैं? गौतम, बुद्धिवर्धक चूर्ण तो नहीं खाते? क्योंकि मीटिंग काफी लॉन्ग टाइम चलती है। बिल्कुल रोहित। ठीक है। तो 1946 को 11 दिसंबर को यहां पर बनाया गया आपके राजेंद्र बाबू को, राजेंद्र प्रसाद को टेम्पर। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन बता दे। यहां पर चेयरमैन तो बनाया गया, वाइस चेयरमैन किसको बनाया गया था जी? परमानेंट वाइस चेयरमैन, उनका नाम बता दो। राज में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? मिलता है रोहित, चलो छोड़ो उसकी बात। मुझे ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, हाँ, एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था वाइस चेयरमैन। वेरी गुड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर राइट आंसर इज बी, सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या लिखा? सलाखर बन रहा हूं। ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। भारत के संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? पहला सत्र, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। पहला सत्र कहां आयोजित हुआ था जी? पहला सत्र, वेरी गुड, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में ही सारे कांड होते थे। तो पहला सत्र दिल्ली में आयोजित हुआ था।
ठीक है, तो राइट आंसर इज डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़िया, अगले बढ़ते हैं। प्रभु सत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? मतलब प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेंटी एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस पर प्रभु सत्ता का पर बल दिया गया है जी? 15 का आंसर दीजिए, राइट आंसर 15 का, बताइए, बताओ फटाफट। 15 का आंसर तो रोहित, डिम्पल, नवीन, पीटीए, पता नहीं, रोहित पता नहीं, 15 नहीं। गौतम कह रहा है भाई ए। ओ मेरे लाल गौतम, आज तो तुमने साफ एकदम मिर्च मसाला मिला के आंसर मारा है तुमने, एकदम हिला दिया तुमने। राइट आंसर ए होगा रोहित, राइट आंसर इज ए, संघ। अब इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? गौतम बाबू एक बार बताएंगे क्या आप, इसका मतलब क्या है, या मैं समझाऊं, या तुमने तुक्का लगाया था गौतम? गौतम, ए गौतम, तुक्का लगाया था तुमने? वो नहीं पता सर। अच्छा बाबू, पता चल गया, हनुमान गियर लगाया था तुमने। देखिए इधर, थोड़ा समझिएगा ये क्या कह रहा है। प्रभु सत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेंटी एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि भाई साहब, जिस देश में बहुत सारी पार्टियां हो और उनमें आप देख बहुलवादी सिद्धांत हो, तो सोवरेंटी किसके पास होती है? तो आप जानते हैं कि हमारे देश में यूनियन, जिसको हम संघ बोलते हैं, और इसमें संघ का मतलब राज्यों का समूह, मतलब ये आप देखेंगे 29 राज्य और 9 केंद्र, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इन सभी पर फाइनल कंट्रोल किसका होता है? यूनियन का, केंद्र का। मतलब इनके रिगार्डिंग, सिटीजनशिप के रिगार्डिंग लॉज बनाना, राज्यपाल का अपॉइंटमेंट करना, राज्यों पर कंट्रोल करना, पूरे देश के लिए कानून बनाना, इन सब पर नियंत्रण स्थापित करना। तो ये इसका कंट्रोल सबका जो है वो संघ के पास होता है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस है ये, इसलिए याद है सर। बिल्कुल गौतम। अच्छा, तो एक्सप्लेनेशन भी तो समझ लो, याद होगा लेकिन एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो और अच्छा रहेगा ना, कि कभी पूछा तो अपन उसको करने की स्थिति में होंगे। समझ में आ रही बात? ये समझ में आया कि नहीं, जो थ्योरी मैंने समझाई कि भाई प्रभु सत्ता जो है वो बहुलवादी सिद्धांत में लिखी इसका पल, मतलब संघ जो है वो राज्यों से मिलकर बनता है। हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, केंद्र। और केंद्र के पास सारी सोवरेंटी होती है इन पर कंट्रोल रखने की और देश को चलाने की। तो इसलिए यूनियन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? बताइए, जुडिशियल रिव्यू किस देश से लिया गया है? मतलब क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, ये पूछ रहा है किस देश से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू? बताइए फटाफट, बताओ भाई आंसर, मैं पानी पी रहा हूं तब तक। जुडिशियल रिव्यू किस देश से लिया गया है? और अभी सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगा मैं। वेरी गुड, सबके आंसर सही है, यूएसए, अमेरिका से लिया गया भाई जुडिशियल रिव्यू। अब मुझे कोई बता सकता है क्या कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? रोहित बताओ, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, बताओ। जुडिशियल रिव्यू के बारे में मालूम है किसी को? मालूम है? अरे हाँ या ना में रिप्लाई करो। जज दे दो, जजेस को हटाने के लिए उसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। रोहित, जज को हटाना कह रहे हो ना तुम, मतलब जज को एलिमिनेट करना उसके पोस्ट से, हैं? यही बोल रहे हो ना तुम? अरे हाँ ना रिप्लाई करो यार। नहीं पता सर, किसी को नहीं पता? जब बताऊं या छोड़ दूं? न्याय प्रणाली जो अभी भी भारत में है। ओहो मेरे लाल गौतम, न्याय प्रणाली जो अभी भी भारत में है, वाह वाह क्या बात है। नहीं, सब नहीं पता, बताऊं कि छोड़ दूं? बोलो। सब लोग अगर कहेंगे तो ही बताऊंगा सर। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सहमति नहीं है तो बेंच करेगी।
बता दूं? देखो, दो बातें यहां पर, दो बातें होती हैं। पहली बात, जुडिशियल रिव्यू में देखिए, आपको मालूम है कि भारत में जज जो कोर्ट की व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, राज्यों में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब देश में एक सुप्रीम कोर्ट है जो सारा निर्णय लेती है, मतलब फाइनल जुरिस्डिक्शन का अधिकार इसी के पास है। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया और आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप हाई कोर्ट को अप्लाई, हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया और उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो कहां जाएंगे? तो अगर सिंगल बेंच ने कोई ऑर्डर दिया है, तो आप डबल बेंच को अपील कर सकते हैं, और डबल बेंच ने अगर डिसीजन दे दिया तो वो फाइनल है। तो एक तो आप सिंगल बेंच से डबल बेंच को अपील कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, दूसरी बात क्या है कि मान लो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, ठीक है, पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ फॉर्म किया, ठीक है, और अगर वो लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थीम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को उस लॉज को रिव्यू करने का अधिकार है। तुमने देखा नहीं अभी 3 तलाक, सीए, कई सारे बिल जो अभी बीजेपी ने पेश किए थे उसके अगेंस्ट अपील किया था सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 370-35 के अगेंस्ट। ठीक है, तो अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है और वो कानून अगर मान लीजिए विधि सम्मत या संविधान सम्मत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उसको रिव्यू करके उस कानून को, संसद के द्वारा बनाए गए कानून को रिजेक्ट कर सकती है। अर्थात संविधान के प्रावधानों के तहत अगर कानून नहीं बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह राइट है कि वो उस कानून को रद्द कर सकती है, समाप्त कर सकती है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। समझ में आई बात? संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। अर्थात पार्लियामेंट या कोई भी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान सम्मत नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर वो है, अगर ऐसा होता है तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है और सरकार या पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, ये अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। क्लियर हुआ? हुआ जी क्लियर? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे बताओ यार, तुम लोग रुला देते हो यार, फटाफट रिप्लाई किया करो ताकि मुझे भी खुशी हो। एकदम कड़ाम कड़ाम समझ में आया? अंदर तक खुशी पहुंच रही है? हो रही है खुशी? चलिए बढ़ते हैं, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? बताइए भाई, जिला योजना समिति का गठन होता है। 17 का आंसर बताना है आपको। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है गौतम बाबू, बताइए आंसर इसका। जिला योजना बताओ, आंसर बताओ इसका। 17 का, 17 का आंसर बताइए। आर्टिकल, ओहो, आर्टिकल 243 जेड, इसके तहत जिला योजना समिति का गठन मैंने अभी बताया था क्या? तो पार्ट 9 के आर्टिकल 243 में ए से ओ तक प्रोविजंस जोड़े गए हैं और पी से जेड तक आप देखेंगे किसके बारे में? अर्बन बॉडीज के बारे में। अर्बन बॉडीज मतलब नगर निकाय के बारे में मेंशन किया गया है, और अर्बन बॉडीज में 9A जोड़ दोगे तो अर्बन बॉडीज का हो जाएगा। तो जिला योजना समिति 243 में जेड डी में मेंशन किया गया है, अर्थात अर्बन बॉडीज में जिला योजना समिति बनेगी जो जो उन अर्बन क्षेत्रों में काम करेगी। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए 243 जेड डी। ठीक है, क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? बताइए भाई, एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन में कैसा बहुमत चाहिए? बताओ।
आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। गौतम, निर्मल सरफ से धोऊं क्या मैं तुमको? क्यों चाहिए भाई? ये जो आंसर तुम बता रहे हो इसका एक्सप्लेनेशन दोगे क्या मुझे, या ऐसे ही गोली दे रहे हो? जितेंद्र, रोहित, डिम्पल, गौतम, नवीन। नवीन कहां सो गया भाई? बताओ। राइट आंसर, राइट आंसर इज ए है यार। दो तिहाई तो होता ही है, जिसको हम साधारण बहुमत बोलते हैं। दो तिहाई मतलब, दो तिहाई तो कंफ्यूज करने के लिए दिए, तीन चौथाई, दो तिहाई और आधे राज्यों का अनुसमर्थन। समझ में आ रही बात? साधारण बहुमत, साधारण का मतलब कि भाई साहब दोनों ही पार्लियामेंट के असेंबलीज में इसको पेश करेंगे, और उपस्थित सदस्यों के अगर दो तिहाई लोग उस पर अप्रूवल दे देते हैं तो उसको एक नया राज्य बनाया जाएगा। इसमें हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया गया, क्योंकि कोई भी राज्य शामिल कर सकती है सरकार, अगर मतलब अगर जियोग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन है तो। इसलिए इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया गया, विशेष बहुमत की बात नहीं की गई। कहा गया कि अगर जियोग्राफिकल एरिया है और वहां पर पॉपुलेशन है तो उसको हम साधारण बहुमत से ही उसको हम अपने संघीय संरचना के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं राज्य की श्रेणी में। तो राइट आंसर इज ए, साधारण बहुमत है। ठीक है, साधारण बहुमत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी रखता है, अधिकारी होता है? मतलब क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी संसद के अधिवेशन या संसद का जो कि सत्र होता है उसमें भाग लेता है और बैठता है, बोलता भी है। बताइए। उपराष्ट्रपति। अच्छा, एक मुझे एक क्वेश्चन का जवाब बता दो यहां पर। अभी एक क्वेश्चन आया है तो एक सरप्राइज क्वेश्चन भी हो जाए। सरप्राइज क्वेश्चन है कि वो कौन सा पद है जो एक साथ दो पदों का निर्वहन करता है, जिसको हम पदेन पदेन वर्ड उसके पद के साथ जोड़ते हैं? बताइए। एक्स ऑफिशियो वर्ड जोड़ते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में पदेन वर्ड जोड़ते हैं उसके पद के साथ। कौन सा आदमी है? रोहित, एकदम आग लगा दिया तुमने साहब, धुआं निकलने लगा। वाइस प्रेसिडेंट। क्यों? तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है ये दो पदों का निर्वहन करते हैं बॉस। एक तरफ तो वाइस प्रेसिडेंट है, दूसरे चेयरमैन होते हैं किसके? राज्यसभा के। तो जो भी उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। अर्थात अब भाई का काम क्या है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो ये काम करेंगे। अब मान लो राष्ट्रपति है तो फिर क्या करेंगे जी? फ्री की सैलरी थोड़ी लेंगे, इसलिए इनको चेयरमैन बना दिया गया। अच्छा, एक चीज और, ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है बट ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इनको सैलरी भी जो मिलती है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है। ये नॉर्मल सदस्य के रूप में वोट नहीं कर सकते, सिर्फ कास्टिंग वोट करता है। कास्टिंग वोट समझते हैं आप लोग? अरे कास्टिंग वोट समझते हो? कास्टिंग वोट का मतलब निर्णायक मत। निर्णायक मत का मतलब कि अगर किसी बिल पर 50-50% टाई हो जाए तो उस कंडीशन में आप देखेंगे चेयरमैन और स्पीकर को ये राइट है कि वो अपना एक वोट किसी के भी फेवर में देके उस बिल को पास या रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर उसके फेवर में देता है तो वो, अगर उसके फेवर में देता है तो वो बिल पास हो जाएगा, और अगर उसके अगेंस्ट देता है तो वो बिल रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर हुआ जी यहां पर? हो गया क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अरे इसका आंसर तो बता दूं। इसका आंसर तुम लोगों ने जो बताया था वही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक है, भारत का अटॉर्नी जनरल मालूम है ना इसके बारे में? आर्टिकल 70, किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 76। और इसका अटॉर्नी जनरल जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस हैं उसकी क्वालिफिकेशन होती है अटॉर्नी जनरल बनने की। इसकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस के बराबर मिलती है। इसको ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है भाई साहब को। और कभी भी इसको प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे हटा सकता है। इसका टाइम पीरियड
अब देखेंगे सरकार के ऊपर निर्भर करता है टाइम पीरियड बढ़ाने का इसका, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला का नाम बताइए जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत हुई थी, बताइए। एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। 20 का आंसर बताओ, थोड़ा सोच समझ के बताओ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से सोच के आंसर बताना है अपने को, ठीक है। देखो 20 का जो राइट आंसर है वो है रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये है इसका राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत वाली पहली महिला थी, ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणडेल, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताओ भाई, राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? कितनी? मैक्सिमम पूछ रहा हूं गौतम, मैक्सिमम। डिंपल मैक्सिमम पूछ रहा हूं, बिल्कुल 250। अब मुझे बताओ कि वर्तमान में संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? बताइए वर्तमान में कितनी है? ये तो मैक्सिमम है, 245। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि 245 में कितने राज्यों से हैं और कितने लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है? थोड़ा इसका डिवीजन करना है, स्टेट बताओ और नॉमिनेटेड मेंबर बताओ। स्टेट वाले कितने हैं ये बताओ। अरे 12 लोगों को तो नॉमिनेट करता है भाई साहब। कौन करता है? प्रेसिडेंट। 12 लोग नॉमिनेटेड तो है, लेकिन मैं राज्य का पूछ रहा हूं। देखो इसका राइट आंसर 245 को कुछ इस तरह से बांटा गया है, क्या? 233 और प्लस 45, सॉरी 45 कह रहा हूं, प्लस 12, ये हो गया कितना? तो 245। अगर हम 250 को देखें तो ये 238 और प्लस 12, मतलब 238 राज्यों से अधिकतम सदस्य होंगे और 12 लोगों को नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है, जो कला साहित्य विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त लोग हो, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब बताइए कि वो कौन सी संस्था है, मतलब कौन सी असेंबली है जो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती? ऑप्शन दे रहा हूं। एक नंबर, एक मिनट, लोकसभा, राज्यसभा ए है, ये बी है, ये उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली सी है, और डी में है लेजिस्लेटिव काउंसिल। बताओ इनमें से वो कौन सी